अप्रैल के महीने में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन 2021 करके एक एक्ट का एक ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया था। इस ड्राफ्ट बिल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शंस था और इसकी वजह से ये ऑब्जेक्शंस को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा एनएमसी के सामने रखा गया और इसके ऊपर एक गहन चिंतन किया गया और ये सब कुछ करने के बाद अब फाइनली एनएमसी का फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन 2021 का फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है। अगर आप ओवरसीज स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं मेडिसिन और आप किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो पूरी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस ड्राफ्ट को सही तरीके से समझ जाएंगे तो आप अपना सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे और अगर आपने यहाँ पर जरा भी चूक की तो आपका एक गलत सिलेक्शन आपको भारी पड़ सकता है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक करियर कोच हूँ और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस एक्ट के बारे में जिसके ड्राफ्ट मेरे सामने है और अभी अभी आया है। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें, क्योंकि हम रखेंगे आपको हमेशा अपडेटेड और आपको देंगे बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले इस ड्राफ्ट के अंदर एलिजिबिलिटी को डिस्कस किया गया, क्योंकि एलिजिबिलिटी एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी बार कई केसेस हो चुके हैं, कई रिट्स लग चुके हैं और बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो इसका सेक्शन 3.1 का जो ए पार्ट है उसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है और एलिजिबिलिटी बिल्कुल वही है जो कि नीट की एलिजिबिलिटी है। अगर आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके अंदर जो भी एलिजिबिलिटी है वही एलिजिबिलिटी आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए भी होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी 12 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने 12th पास किया होना चाहिए। टोटल मिला के आपकी स्कूल एजुकेशन 12 ईयर्स की होनी चाहिए। वो सीनियर सेकेंडरी हो सकती है, हायर सेकेंडरी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट हो सकती है, सेकेंडरी और इक्वलेंट, यानी ये अलग अलग शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब क्या होता है, कई बार ऐसे बोर्ड्स की मार्कशीट सामने आ जाती हैं जिनको सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो उनको छोड़कर बाकी सभी तरह की क्वालिफिकेशन, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, इंटरमीडिएट हो, सेकेंडरी हो या उसके इक्वलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपने 12th की ली हो और 12 ईयर की एजुकेशन आपने ली है, तो आप नीट देने के लिए एलिजिबल हैं एज पर द लॉ। अगर आप नीट दे चुके हैं तो आप डेफिनेटली फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। अब जब इस तरह की बात आती है तो इस मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो वैलिड है या नहीं है, वो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स इसको ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। इसको ऑथेंटिकेट करेगा इंडियन यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिसको हम AIU भी बोलते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वो बॉडी है गवर्नमेंट की जो कि इक्वलेंसी चेक करती है, क्योंकि अलग अलग देशों में 12th की एग्ज़ाम को अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। तो क्या वो आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट हैं या नहीं है, इस इक्वलेंस को चेक करने का काम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर होता है और वो एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट जारी करती है। अगर आपकी मार्कशीट जो 12th की है और आपकी जो भी 12th की बोर्ड है उसको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट मिल सकता है AIU से, तो फिर इसको वैलिड माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर AIU का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट C में दी गई है वो ये है कि आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी इसकी पढ़ाई की होनी चाहिए, यानी ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए 12th में भी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल करने जाना चाहते हैं तो फिर ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए अलॉन्ग विद इंग्लिश, क्योंकि मेडिकल आपको इंग्लिश में पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी मैंडेटरी रखा गया है। इसके अलावा थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आमतौर पर जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स या सेंट्रल बोर्ड से अपने 12th की पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो ये प्रोसेस कॉमन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग बोर्ड से भी मार्कशीट्स लेके आते हैं, उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा पॉइंट
बी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। कई स्टूडेंट्स बीएससी करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। अगर वो अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनको बीएससी में कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कम 2 सब्जेक्ट्स, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है that he she has passed the BSc examination with not less than 2 of the subjects physics, chemistry, biology और बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके कम से कम बीएससी में होने चाहिए, तभी जाकर आप आगे की एजुकेशन बीएससी के बाद ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर एक बार फिर मेंशन किया गया है कि बीएससी में भी ये 2 सब्जेक्ट्स हों, लेकिन उससे पहले 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये वापस इसलिए रिपीट किया गया है कि ऐसा कोई ना समझे कि अगर मैंने बीएससी में 2 सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाई कर ली है और 12th में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी तो भी मैं हायर एजुकेशन के लिए जा सकता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपके पास बीएससी है लेकिन अगर आपने 12th में बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो आप बीएससी करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, यानी कि एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड नहीं जा सकते हैं। और फिर बाकी सारी चीज़ें पॉइंट ई में उन्होंने मेंशन की है कि जो नीट यूजी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एज इट इज़ है, जो कि एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिए जाते हैं, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किए जाते हैं नीट यूजी के एग्ज़ाम के पहले। वो सभी कंडीशन जो हैं वो यथास्थिति हैं, आपको वो फॉलो करने हैं, उनके अलावा आपको और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना एज फार एज योर मिनिमम एलिजिबिलिटी इज़ कंसर्न। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 12th इंडिया से नहीं की है या इंडियन बोर्ड से नहीं की है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स बाहर जॉब्स के लिए चले जाते हैं या वो कहीं और पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके बाद उनका इंटरेस्ट होता है कि वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करें, लेकिन उनकी स्टडीज़ वो किसी भी अब्रॉड डेस्टिनेशन से करें। उनके लिए एक स्पेशल कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये है कि अगर वो स्टूडेंट ने अपनी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन इंडिया से बाहर से की है तो एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार उनके पास कम से कम 12 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और उसके अलावा वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पढ़े होने चाहिए अलॉन्ग विद इंग्लिश। यानी अगर आपने इसमें से 2 से कम सब्जेक्ट पढ़े तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आगे अब्रॉड में आप जाके स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से, और उसके साथ आपके पास इंग्लिश होनी ही चाहिए। और ये सब कुछ आपके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी कंसिडर्ड एज इक्वलेंट एग्जामिनेशन। तो वो इक्वलेंसी आपको यहाँ पर प्रूव करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, दैट इज पोस्ट स्कूलिंग, जिसमें साइंस में होनी चाहिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर में, प्रोवाइडेड दैट अ यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट एग्जामिनेशन इन थियोरी एंड प्रैक्टिकल वाज हेल्ड इन दिस सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल इन सभी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, यानी कि आपके पास अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन करते हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए अलॉन्ग विद इंग्लिश, और अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे क्लॉज नंबर 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहा है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो इस बात पे निर्भर करेगी कि आपकी जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन हुई है किसी भी कंट्री में आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया में मेडिकल का कोर्स MBBS उसका ड्यूरेशन होता है 4.5 ईयर्स यानी 4.5 ईयर्स। तो इसलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लगाई गई है एज फार एज द ड्यूरेशन ऑफ द मेडिकल कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग इन एनी अब्रॉड डेस्टिनेशन। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 का A सेक्शन है वो ये कहता है कि आपकी जो डिग्री है उसका मिनिमम ड्यूरेशन, यानी कि जो मेडिकल डिग्री है उससे पहले अगर आप प्री मेड कर रहे हैं या आप कोई BSc कर रहे हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। स्पेसिफिकली अगर आप मेडिकल पढ़ रहे हैं
तो मेडिकल में आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स यानी कि 54 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी कि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी एसेंशियल है। यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव पॉइंट बी में दिया गया है कि वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करके मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे फिलीपींस है या साउथ और सेंट्रल अमेरिका है जहाँ पर मेडिकल का कोर्स का ड्यूरेशन होता है एमडी का अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स, लेकिन उससे पहले वहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस या बीएस या फिर प्री मेडिकल कोर्सेज किए जाते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ या ऐसी जगह जहाँ पर एमडी का कोर्स 4 ईयर्स का होता है लेकिन वो होता है किसी भी तरह की प्री स्कूलिंग या ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके लिए कोर्स ड्यूरेशन आपका 48 मंथ्स मिनिमम होना चाहिए, यानी 4 ईयर्स से कम का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी कंट्री का कोई भी कंसल्टेंट आपको ये गाइड कर रहा है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स है लेकिन उसके अंदर इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, तो आपको वो बिल्कुल गलत गाइड कर रहा है। इस बात को आपको समझ लेना है। कोर्स का ड्यूरेशन 4 ईयर्स से कम नहीं हो सकता है, इंटर्नशिप उसके अलावा है और इसके बारे में भी चर्चा इस ड्राफ्ट में की गई है जो मैं आपने आने वाले क्लॉजेस में आपको पढ़कर बताऊंगा। तो पॉइंट सी में इसके बारे में चर्चा की गई है। कई कंट्रीज में इसको इंटर्नशिप कहा जाता है, जो कि इंडिया में 4.5 ईयर्स के एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपको 365 डेज की इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी पड़ती है, किसी भी हॉस्पिटल में और रूरल एरियाज में कहीं पर भी। वैसे ही कुछ कंट्रीज में इसको क्लर्कशिप भी कहा जाता है, तो इसलिए दोनों वर्ड्स का यूज किया गया है। इंटर्नशिप और क्लर्कशिप ये कम से कम 12 महीने यानी कि 365 डेज का होना चाहिए और इसका अलग से आपको सर्टिफिकेट पजेस करना होगा, तब जाके वो इंटर्नशिप मान्य होगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जो पहले नहीं थी। पहले बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स किसी भी कंट्री में मेडिकल की पढ़ाई करके आ जाते थे और वो इंडिया में आके अपना इंटर्नशिप करते थे। लेकिन ये ड्राफ्ट लागू होने के बाद, यानी कि जैसे ही ये गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये एक रूल बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, एक बिल बन जाएगा, उसके बाद से, तब तक के लिए रूल लागू नहीं है, उसके बाद से कोई भी स्टूडेंट जो किस कंट्री में जा रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस बारे में लिखा हुआ है इंटर्नशिप क्लर्कशिप ऑफ एडिशनल 12 एडिशनल वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि जो आपका 4 साल या 4.5 साल का डिग्री कोर्स है उसके बाद एडिशनल आपको 12 मंथ्स का या 365 डेज का इंटर्नशिप या क्लर्कशिप करना भी असेंशियल है। यहाँ पर एक स्पेशल बात जो बोली गई है कि ये जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन आप कहीं से भी ले रहे हैं और उसके बाद आप जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में लेते हैं, वो इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कम्युनिटी मेडिसिन, यानी कि उसमें ये सब भी होना चाहिए पर यही नहीं होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट जो मैं अब नाम ले रहा हूँ इनका आप ध्यान से देखिएगा। कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पेडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी, कैजुअलिटी सर्विसेज और उनकी सुपर स्पेशलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग है। अगर ये नहीं है तो भी आपकी इंटर्नशिप मान्य नहीं होगी, आपका क्लिनिकल मान्य नहीं होगा। और एक पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये जो 12 मंथ्स की इंटर्नशिप आप ले रहे हैं, दिस शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन द कंट्री वेयर द प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंट्री में आपने अपने मेडिकल की शिक्षा ली है उसी कंट्री में आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको मेडिकल का कोर्स तो कराया जाता है लेकिन वहाँ पर इंटर्नशिप की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वो इंटर्नशिप आपको इंडिया में आके करनी ज़रूरी होती है या आपको इंटर्नशिप इंडिया में आके ही करनी होती है। उन कंट्रीज़ में आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे कंट्रीज़ पिक करने होंगे जहाँ पर 365 डेज़ की इंटर्नशिप उसी कंट्री में आपको मिल पाएगी। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। अगर जिस कंट्री में आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है तो आपकी कोर्स कंटिन्यूटी में ही इंटर्नशिप भी हो जाती है, यानी आपने 4.5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट किया या 5 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट किया, कंटिन्यूटी में आपने 1 साल की इंटर्नशिप कर ली और जैसे ही आपका मेडिकल का कोर्स कंप्लीट होता है यानी एमबीबीएस कंप्लीट होता है, उसके बाद आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास साल में 2 बार अटेम्प्ट्स
नेक्स्ट एग्जाम को आपको मिल जाते हैं। तो जिस दौरान आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उस दौरान आप नेक्स्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एनएमसी बिल में सजेस्टेड है। तो नेक्स्ट एग्जाम आने ही वाला है, तो वो एग्जाम भी आप इस दौरान दे सकते हैं। तो आपको दो फायदे होते हैं, एक तो आपको इंटर्नशिप के लिए ब्रेक नहीं देना पड़ता, क्योंकि अगर आप इंडिया में इंटर्नशिप करेंगे तो उसके लिए पहले आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलेगी। लेकिन अगर आप उसी कंट्री में इंटर्नशिप करते हैं तो आपने मेडिकल का कोर्स कंप्लीट किया, कंटिन्यूटी में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी और इंटर्नशिप करने के दौरान आप 2 बार नेक्स्ट का एग्जाम दे पाएंगे। और इंटर्नशिप कंप्लीट करके जैसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करते हैं आपको सीधे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाएगा और आप इंडिया के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। अगर इस बारे में बात की जाएगी कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर मेडिकल कोर्स के साथ कंटिन्यूटी में इंटर्नशिप आपको अभी भी मिलती है, तो उसमें नाम आते हैं इंडिया के अलावा नेपाल, इजिप्ट, बांग्लादेश, मॉरिशस और मलेशिया। इसके अलावा और कोई भी कंट्री अभी फ़िलहाल इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करता है। फिलीपींस इंटर्नशिप प्रोवाइड करता था, लेकिन वो 4 ईयर के कोर्स में ही इंक्लूसिव था, यानी कि 3 इयर्स एमडी कोर्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। लेकिन इस रूल के हिसाब से आप 3+1 का इंटर्नशिप नहीं कर सकते, आपको 4 ईयर का एमडी पूरा करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप फिलीपींस में करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 2 में कंटेंट ऑफ द कोर्स के बारे में स्पेसिफिकली एनएमसी ड्राफ्ट चर्चा कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आप जब कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन, जिस कंट्री में या जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपका जो कोर्स का करिकुलम है वो बिल्कुल इंडिया का जो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है, जिसको हम एमबीबीएस कोर्स करते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी सब कुछ लेट डाउन है, इसके अनुसार ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन 1997 का जो रेगुलेशन है उसके अनुसार जो भी इंडिया में पढ़ाई होती है उसको आप कैसे कंपेयर करोगे कि कॉलेज इंडिया में वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है द कोर्स करिकुलम शुड बी अवेलेबल फॉर रिव्यू बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोर्स कंटेंट चेक करना चाहे तो वो कोर्स कंटेंट उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए, अथॉरिटीज़ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप वेबसाइट पे चेक कर लें कि क्या वहाँ पर कोर्स कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है जो करिकुलम आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल है। जो वेबसाइट है इंस्टीट्यूशन का और यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर वो करिकुलम दिया हुआ है, और अगर वो करिकुलम एज इट इज़ इंडिया का ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के साथ मैच करता है तभी आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। तो ये चीज़ हर स्टूडेंट को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर उस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर ये जानकारी प्रॉपर्ली दी गई है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके कोर्स में वो कंटेंट मैच नहीं करता है जो कि इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसके बारे में भी आपको प्रॉपर जांच कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबको समझना होगा कि ये जो पढ़ाई है ये कैसे आपको करनी होगी। लोकेशन ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स एंड ट्रेनिंग, ये जो पॉइंट है इसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपका पूरा कोर्स इंक्लूडिंग योर क्लिनिकल, योर ट्रेनिंग एंड योर इंटर्नशिप और क्लर्कशिप, यानी आपकी नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल रोटेशन और उसके बाद इंटर्नशिप या क्लर्कशिप, ये सब कुछ इंडिया के बाहर से ही होनी चाहिए, यानी उसी कंट्री और उसी कॉलेज से होनी चाहिए जिस कंट्री और कॉलेज से आपने अपनी बेसिक यानी मेडिकल की एजुकेशन ली है। ना तो उसमें कोई भी पार्ट इंडिया का होना चाहिए, ना ही किसी और कंट्री का। इसका मतलब ये है कि आप इंटर्नशिप करने के लिए आप इंडिया नहीं आ सकते, आपको इंटर्नशिप उसी कंट्री में करनी पड़ेगी और उसी कंट्री में आपको अपनी इंटर्नशिप को, पार्ट ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। ना तो आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए, ना ही इंटर्नशिप के लिए किसी दूसरे कंट्री या इंडिया में आ सकते हैं। तो ये चीज़ समझने की है, ये बड़ा बदलाव है एनएमसी एक्ट में। पहले आप अपनी इंटर्नशिप इंडिया में कर सकते थे, लेकिन ये लॉ जैसे ही लागू हो जाएगा, जो स्टूडेंट पहले जा चुके हैं और ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये नोटिफाइड हो जाएगा उसके बाद जो भी स्टूडेंट एडमिट होगा उन सभी के ऊपर ये कानून लागू होगा। इसका मतलब अब आप सतर्क हो जाइए, अपना कॉलेज सिलेक्शन करने के पहले अपने कंसल्टेंट से, अपने कॉलेज से, एम्बेसी की वेबसाइट पे ये चेक कर लीजिए कि क्या आपका कोर्स मिनिमम 4.5 ईयर्स का है या नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं तो 4 ईयर्स का है कि नहीं है, इंग्लिश मीडियम में है या नहीं है,
आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है। नीट का एग्ज़ाम तो आपको पास करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या वहाँ पे इंटर्नशिप या क्लर्कशिप भी अवेलेबल है या नहीं है। और क्लर्कशिप 365 डेज़ की होने की फैसिलिटीज़ अगर आपके पास वहाँ अवेलेबल है तो ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी चेक कर लीजिए कि उस कॉलेज की वेबसाइट पे कोर्स करिकुलम शेयर्ड है या नहीं, सो दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ उसको देख सकें और आप भी पहले से जागरूक रह सकें। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ पॉइंट, परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया। क्योंकि हर बच्चा फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाता है, लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसका पॉइंट ए, उसका सेक्शन 1, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी जो डिग्री है वो एलोपैथी में होनी चाहिए, यानी कि जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकेशन है या मेडिसिन है उसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, जिसको हम एलोपैथी भी बोलते हैं। और ये जो मेडिकल एजुकेशन है, ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी एस्टेब्लिश्ड है किसी भी कंट्री में, वो किसी भी देश में हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपको जो डिग्री उस कंट्री में मिल रही है वो उस कंट्री में भी एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी कंट्री से आपकी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस कंट्री के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन उस कंट्री में भी हो सके। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल पढ़ाई करने जाते हैं। वहाँ पर आप मेडिकल की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन उस कंट्री में नहीं होता और आप उस कंट्री में प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी कंट्री है और जहाँ पर आप वहीं पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, आपकी डिग्री वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी ये डिग्री मान्य नहीं होगी, आप इंडिया में आके भी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ विशेष, ये जानकारी आपको जुटानी है, आपको इकट्ठी करनी है, लेकिन आपको इस बात के लिए सावधान रहना है कि आपकी डिग्री उस कंट्री में भी वैलिड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस कंट्री में भी जॉब कर सकें, ऐसी संभावना उस कंट्री के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अनुसार आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन आने वाला है, नेशनल एग्जिट टेस्ट जिसको हम नेक्स्ट भी बोलते हैं, वो आपको अंडर सेक्शन 15 आपको क्वालिफाई करना होगा। अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये नेक्स्ट एग्ज़ाम ऑपरेशनल हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपका नाम किसी भी स्टेट या सेंटर के जो मेडिकल बोर्ड है वहाँ पर रजिस्टर किया जा सकता है, और उसके बाद आप कहलाएंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन जब तक नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑपरेशनल नहीं होता है तब तक इन सभी स्टूडेंट को जैसा अभी होता है वैसे ही FMG एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक्ट के अनुसार ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाएगा। अब पॉइंट नंबर 5 में एक स्पेशल प्रोविज़न दिया है, इस प्रोविज़न को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रोविज़न ये कहता है कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की डिग्री इंडिया में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। तो एज पर द क्लॉज 4 सेक्शन 4 ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 गजेट 28/11/2011, इसके अनुसार कोई भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब कंट्रीज से करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK यानी यूनाइटेड किंगडम और USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई भी स्टूडेंट जो अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कह सकते हैं, वो इन कंट्रीज से कंप्लीट करता है, उन सभी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करती है। अब वहाँ पर अगर आप उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और अब आप वहाँ के मेडिकल प्रैक्टिशनर बन चुके हैं, वहाँ पर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो चुकी है, तो आपको फिर इंडिया में उसको अलग से रिकॉग्निशन लेने के लिए कोई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने वहाँ पर अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज करा ली है, वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर लिया है और उसके बाद आप वहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन चुके हैं,
तो आपकी डिग्री इंडिया में भी रिकॉग्नाइज की जाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीके से की गई है। तो आप ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ अपनी इन कंट्रीज़ से कर सकते हैं जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस और अमेरिका आता है, तो फिर आपको सीधे इंडिया में प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी डिटेल में चाहते हैं, USMLE के बारे में, प्लैब के बारे में, तो हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पे किसी भी तरह के सपोर्ट है, हेल्प के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे काउंसलर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अब्रॉड स्टडीज़ करने के लिए मेडिकल जा रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आपने देखा है, समझ लिया है, आपको इन नॉर्म्स को फॉलो करना है और इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी अपने कंसल्टेंट, अपने कॉलेज से लेनी है, जुटानी है। और यहाँ पर आप कोशिश करें ऐसी कोई गलती नहीं करें। हालांकि अभी इस लॉ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, ये अभी गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अभी ये लॉ नहीं बना है, लेकिन ये बहुत जल्दी लॉ बनने जा रहा है। तो आप पहले से इस मानसिक रूप से इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। तो प्रेफरेबली आप ऐसे कॉलेज और ऐसे कंट्री को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कौन से कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। आप उनमें से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी या क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी। आपको कोई भी और डाउट है तो आप हमसे मिल सकते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना भूल रहे हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और फिर से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।